चंद्रकला संख्या, संयोग, शक्ति और पुजारी जी की जन्म कुंडली का मिलान कर रही थी। रेशमी वहां पर दूध का गिलास लेकर आई। उसने चंद्रकला को दूध का गिलास देते हुए कहा, दीदी दूध पी लीजिए और सो जाइए, कल रात से आप सोई नहीं है। चंद्रकला ने बिना रेशमी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ रेशमी, यहीं रख दो ग्लास, बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो खत्म करके पी लूंगी। ये सुनकर रेशमी झल्ला गई। उसने थोड़ा जिद करते हुए कहा, दीदी पूरे दिन रात आप इन गांव वालों की सेवा में ही तो लगे रहते हैं। अगर खाना पीना भी सही से नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन चंद्रकला ने रेशमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसने रेशमी की बात सुनी ही ना हो। ये देख रेशमी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब वो ज्यादा दबाव भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ज्यादा दबाव दिया तो चंद्रकला समझ जाएगी। बस दूध का गिलास लेकर वहीं खड़ी रही। दूध का गिलास लिए वहां खड़े खड़े रेशमी उन पत्रिकाओं की तरफ देखने लगी। जब उसने ये देखा कि चंद्रकला पुजारी जी की जन्म कुंडली को बड़े ही ध्यान से देख रही है और साथ ही उसके पास में काली शक्तियों की कोई किताब भी है, तो ये देखकर रेशमी ने खुद से कहा, इसका मतलब पुजारी जी की मृत्यु ना ही दुर्घटना से हुई है, ना ही उन्होंने आत्महत्या की है। होना हो पुजारी जी को किसी काले साए ने मारा है। तभी चंद्रकला दीदी पुजारी जी की जन्म कुंडली को इतने ध्यान से देख रही हैं। तभी रेशमी ने देखा कि चंद्रकला के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी झलकने लगी थी। देखते ही देखते चंद्रकला के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। पुजारी जी की कुंडली संख्या, संयोग, शक्ति के अनुसार पूरी तरह मिल रही थी। चंद्रकला के चेहरे की मुस्कान देखकर रेशमी ने पूछा, क्या हुआ दीदी, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? रेशमी की आवाज से चंद्रकला का ध्यान टूटा, लेकिन वो रेशमी को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। इसीलिए उसने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं रेशमी, बस जो ढूंढ रही थी वो मिल गया। ये सुन रेशमी ने कहा, अरे वाह, अब जब वो मिल ही गया है तो फिर ये दूध का गिलास भी खाली कर दीजिए। रखे रखे ठंडा हो रहा है। चंद्रकला ने कुछ नहीं कहा और रेशमी से वो दूध का गिलास लेकर पहले से ठंडे हो चुके दूध को एक ही घूंट में पी गई। रेशमी चंद्रकला से वो दूध का गिलास लेकर वापस रसोई में रखने चली गई। चंद्रकला अब इतना तो समझ गई थी कि कोई काला साया अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए लोगों को मार रहा है। पुजारी जी को मारकर उसने अपना पहला शिकार तो कर लिया है, लेकिन अपार शक्ति बढ़ाने के लिए उसे ऐसे 2 संयोग और बिठाने पड़ेंगे। उसके पहले चंद्रकला को उसे रोकना होगा। तब तक रेशमी बाकी सब काम निपटाकर अपने बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करने लगी। इधर चंद्रकला अपने दिमाग पर जोर देकर ये सोचने लगी कि आखिर कौन है जिसे शक्तियां बढ़ाने की जरूरत है। सोचते सोचते आखिरकार वो कुछ निष्कर्ष पर पहुंची। उसके चेहरे पर अब चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी थी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, कहीं ये काला साया जितेंद्र ही तो नहीं है, जो अपनी शक्तियां इसीलिए बढ़ाना चाहता है ताकि वो मालती को आजाद करवा सके। नहीं नहीं, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। अगर दोनों की बढ़ी हुई शक्तियां एक हो गई तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा मायापुर में। अगर ये काला साया जितेंद्र का ही है तो मुझे उसे अगले दोनों शिकार करने से रोकना होगा। यही सोच उसने फिर से उन पत्रिकाओं का गट्ठा उठाया। एक तरफ उस किताब को रखा और दूसरी तरफ उन जन्म पत्रिकाओं की तारीखों के साथ संख्या, संयोग, शक्ति की तारीखों का मिलान करने लगी। करीब 20-25 कुंडलियों की तारीखों को मिलाने के बाद अब आखिरकार उसके सामने आलोक की कुंडली थी। चंद्रकला ने आलोक की कुंडली खोलकर उसकी संख्याएं मिलाना शुरू की, लेकिन इससे पहले कि वो एक संख्या देख पाती, आलोक की कुंडली के अक्षर और तारीखें सब गोल गोल घूमने लगी। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी आंखों को मसलकर जब सामने की तरफ देखा तो सामने पूरा घर घूम रहा था। वहीं दूर सोई हुई रेशमी
नीति और आलोक भी गोल गोल घूमने लगे थे। दरअसल रेशमी की दी हुई औषधि अपना असर करना शुरू कर रही थी, लेकिन अभी भी चंद्रकला के जहन में रेशमी का दिया हुआ दूध नहीं आया था। उसकी आंखें अपने आप बंद हो रही थी। उसने नींद के नशे में ही मन कहा, लगता है 2 दिन से सोई नहीं हूँ, इसीलिए नींद की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं चंद्रकला, इस वक्त तुम सो नहीं सकती। अगर सो गई तो वहाँ जितेंद्र अपना अगला शिकार कर लेगा। चंद्रकला ये कह ही रही थी कि कहते कहते वो उन्हीं पत्रिकाओं पर नींद के नशे में बेहोश हो गई। जैसे ही इधर चंद्रकला को नींद आई, वैसे ही रेशमी की एक झटके में आंखें खुली। वो उठ खड़ी हुई और अपनी तसल्ली के लिए चंद्रकला के पास जाकर उसे हिलाकर देखा, लेकिन तब तक चंद्रकला गहरी नींद में सो चुकी थी। रेशमी वहीं पास पड़े कंबल को उठाकर उसे ओढ़कर वहां से चली गई। ये सब होते होते आधी रात से भी ज्यादा समय बीत चुका था। इस बात से रेशमी काफी परेशान भी थी, क्योंकि मिलने का समय अब काफी ऊपर जा चुका था। रेशमी को डर था कि वो औरत वहां होगी कि भी नहीं, या कहीं वापस न चली गई हो। ये सोचते सोचते रेशमी बड़ी ही तेजी से अपने कदम बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ जहां आखिरी बार रेशमी उस औरत से मिली थी, वहां पर पहले से ही एक जीप खड़ी हुई थी, और जिस औरत से वो मिली थी वो औरत जीप के अंदर बैठी हुई है। लेकिन जब इतने इंतजार के बाद भी रेशमी नहीं आई, तो उस औरत ने जीप के चालक से कहा, चलो भैया, लगता है आज रेशमी नहीं आ पाएगी। ये सुनकर चालक जीप को शुरू करके वहां से जाने लगा। दूर जंगल के बीच से आती रेशमी ने जब जीप को जाते हुए देखा, वो दौड़ते हुए जीप की तरफ बढ़ी। अब तक जीप ने भी ठीक ठाक रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन रेशमी मायापुर के जंगलों को अब भली भांति पहचानने लगी थी। वो जंगलों के बीच से भागते हुए कुछ देर तो जीप के साथ साथ दौड़ी, लेकिन फिर एक छोटा रास्ता लेकर सीधा जीप के आगे पहुंच गई। इस तरह जीप के आगे अचानक किसी को पाकर चालक ने एकदम से जीप को रोका। जीप एकदम रेशमी के पास जाकर रुकी। रेशमी जीप से टकराने से बाल बाल बची थी। इस तरह जीप के एकदम से रुकने की वजह से जीप के पीछे की तरफ बैठी वो औरत भी जीप के अंदर गिरते गिरते बची। उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हो भैया, जीप को इस तरह क्यों रोक दिया? चालक ने उस औरत से कहा, माफी चाहता हूँ ताई, लेकिन अचानक से कोई लड़की सामने आ गई थी। उस औरत ने अचरज में कहा, लड़की? जीप के सामने जीप की रोशनी में जब उस औरत ने उस लड़की को देखा तो सामने रेशमी ही खड़ी थी। रेशमी को देखकर वो औरत जीप से उतरी और खुद भी जीप की रोशनी में गई। आखिरकार जीप की रोशनी में उस औरत का चेहरा साफ साफ दिखाई दिया। चंद्रकला का अंदेशा बिल्कुल सही था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि चंदा ताई ही थी। चंदा ताई को सामने देखकर रेशमी ने सबसे पहले चंदा ताई के पैर छुए। चंदा ताई ने रेशमी को आशीर्वाद देकर पूछा, कहाँ रह गई थी रेशमी, आने में इतनी देर कैसे हो गई? रेशमी ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं चंदा ताई, वो चंद्रकला दीदी सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो आखिर में उनके दूध में नींद की औषधि मिलाकर पिलाई, तब जाकर उन्हें नींद आई। आप बताइए ताई, आपने इस तरह तत्काल में क्यों बुलाया? इस पर चंदा ताई ने लंबी सांस लेते हुए कहा, चंद्रकला को तुम्हारे बारे में पता चल गया। ये सुनकर रेशमी ने चौंकते हुए कहा, क्या? चंदा ताई ने जवाब देते हुए कहा, मतलब सब कुछ नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, लेकिन उसे तुम पर शक हो गया है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता चल चुका है कि तुम्हारा और कावेरी का कोई संबंध है। ये सब सुनकर रेशमी के होश उड़ गए, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आया। उसने अपना सवाल रखते हुए चंदा ताई से पूछा, लेकिन चंदा ताई, आपको ये सब कैसे पता? आपको किसने बताया? चंदा ताई ने जवाब देते हुए कहा, कल चंद्रकला मेरे पास आई थी तवायफ खाने। ये सुनते ही रेशमी सब समझ गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो इसका मतलब कल चंद्रकला दीदी टीले वाले बाबा का कहकर शहर गई थी। चंदा ताई ने रेशमी से कहा,
लेकिन रेशमी, इससे पहले कि चंद्रकला को पूरी सच्चाई पता चले, हमें अपने मकसद को अंजाम देना होगा, क्योंकि चंद्रकला को एक बार शक हो गया है तो वो बिना पूरी बात का पता लगाए शांत नहीं बैठने वाली है। रेशमी ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ताई, वो तो मैं आज ही देख कर आ रही हूँ, लेकिन अच्छा भी है कि इस वक्त वो किसी और काम में उलझी हुई है, तो उसकी आड़ में हम अपना काम कर सकते हैं। इस पर चंदा ताई ने पूछा, किसी और काम में? जवाब देते हुए रेशमी ने कहा, हाँ ताई, पुजारी जी की मृत्यु को लेकर खोजबीन चालू है उनकी, तब तक हम अपना काम कर चुके होंगे। ये सुन चंदा ताई ने रेशमी से कहा, हाँ रेशमी, लेकिन तुमने सोचा है कैसे करोगे ये सब? रेशमी ने कुछ सोचा और चंदा ताई को पूरी योजना के बारे में बताया। पूरी योजना को सुनने के बाद चंदा ताई और रेशमी दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद चंदा ताई जीप में बैठकर शहर के लिए निकल गई और रेशमी कंबल ओढ़कर वापस अपने घर की तरफ चली गई। रेशमी जब घर पहुंची तो देखा चंद्रकला अभी भी वैसे ही उन पत्रिकाओं के ऊपर सोई हुई थी। रेशमी ने चंद्रकला को ठीक से उनके बिस्तर पर लिटाकर सभी पत्रिकाओं के गट्ठे को सही से बांध कर रख दिया। सब करने के बाद रेशमी खुद भी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। औषधि का असर इतना ज्यादा था कि सुबह के 7 बजने के बाद भी चंद्रकला अभी तक नहीं उठी थी, लेकिन रेशमी, नीति और आलोक तीनों उठ चुके थे। नीति और आलोक दोनों घर के बाहर खड़े हुए थे। आलोक को अब अपने घर जाना था, पर नीति ने उसे रोक रखा था। आलोक ने फिर एक बार कहा, नीति, मैं खुद चंद्रकला चाची को धन्यवाद कहकर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाबा दोनों आ गए होंगे, मुझे घर पर नहीं देखेंगे तो परेशान होंगे। चंद्रकला चाची जब उठे तब तुम खुद ही उन्हें बता देना। पर नीति ने साफ मना कर दिया, नहीं भैया, मैं कुछ नहीं कहूँगी, अभी माँ खुद ही उठ जाएंगी तो तुम खुद ही कह देना। तुम चाहते हो तो मैं खुद जाकर उन्हें उठा देती हूँ। आलोक ने पहले तो चंद्रकला को उठाने के लिए मना किया, लेकिन फिर जब उसे देर होते हुए लगी तो उसने कहा, हाँ नीति, चाची को उठा ही दो, वरना मुझे बहुत देर हो जाएगी। नीति घर के अंदर जाने लगी। आलोक भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब दोनों अंदर गए तो रेशमी अंदर घर का कुछ काम कर रही थी। चंद्रकला वहीं अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। नीति चंद्रकला के पास जाकर उसे आवाज लगाने लगी, माँ, माँ उठ जाओ, सूरज सर पर आ गया है। नीति की आवाज सुनकर चंद्रकला ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने उसे धुंधले धुंधले नीति और आलोक दिखाई दिए। चंद्रकला को अभी भी सिर भारी लग रहा था। चंद्रकला उठकर बैठी तो आलोक उसके नजदीक आया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद चाची, जो आपने मुझे कल रात को यहीं रुकने दिया। अब तक माँ बाबा आ गए होंगे तो मैं घर जाता हूँ। चंद्रकला ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी लगे तुम यहाँ आ सकते हो, ठीक है? आलोक ने हामी में सिर हिलाकर चंद्रकला का आशीर्वाद लिया और वहां से चला गया। जैसे ही आलोक वहां से गया, चंद्रकला को याद आया कि वो कल रात किस हालत में सोई थी। कल रात का सब कुछ याद आते ही चंद्रकला ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने खुद को कोसते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, मैं इतना कैसे सो सकती हूँ? मायापुर में किसी की जान को खतरा है और मैं यहाँ घोड़े बेचकर सो रही हूँ। चंद्रकला हड़बड़ाते हुए उठी और अपनी उस पत्रिकाओं के गड्ढे को ढूंढने लगी। चंद्रकला को इस तरह ढूंढता हुआ देखकर रेशमी ने आवाज लगाते हुए कहा, वो आप कल रात वैसे ही सो गई थी तो मैंने वो गट्ठा समेटकर आपकी पेटी में रख दिया। चंद्रकला दौड़कर अपनी पेटी के पास गई। उसमें से वो गट्ठा निकाला तो उसने देखा कि रेशमी ने सभी पत्रिकाओं को मिला दिया था। अब चंद्रकला को याद नहीं था कि इनमें से वो किन किन पत्रिकाओं को जांच चुकी थी। अब उसे वापस सभी पत्रिकाओं को फिर से देखना होगा। चंद्रकला ने रेशमी पर चिल्लाते हुए कहा, कितनी बार कहा है मेरी चीजों को छुआ मत करो, कोई क्या जरूरत थी इसे ठीक करके अंदर रखने की? चंद्रकला चिल्लाई रेशमी पर थी, लेकिन डर नीति भी गई थी, क्योंकि चंद्रकला आज तक किसी पर इतना जोर से नहीं चिल्लाई थी। नीति रेशमी के पास में ही खड़ी थी।
डरी हुई नीति को रेशमी ने अपने पास ले लिया और नीति रेशमी से लिपट गई। चंद्रकला ने इस बात को भांप लिया था। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, माफ करना रेशमी, लेकिन मेरी चीजें मत छुआ करो। जो जैसा है वैसे ही उसे रहने दिया करो। रेशमी ने हामी में सिर हिलाया और नीति को लेकर बाहर चली गई। चंद्रकला भी उन पत्रिकाओं के गट्ठे को अपने सामने रखकर उस काली शक्ति की किताब से जन्म तारीखों के साथ नए सिरे से मिलाना शुरू कर दिया। इधर चंद्रकला ने सब नए सिरे से शुरू किया था, वहीं बाहर आलोक चंद्रकला के घर से निकलकर काफी दूर आ चुका था, जिसका जितेंद्र बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आलोक को देखते ही जितेंद्र ने आलोक का पीछा करना शुरू कर दिया। आखिर किसकी होगी जीत? जितेंद्र आलोक का शिकार कर लेगा या चंद्रकला बचा लेगी उसे? और आखिर किस मकसद को अंजाम देने की बात कर रही थी चंदा ताई? और क्या योजना बताई है रेशमी ने चंदा ताई को?